अब हम बात कर रहे हैं कार्टिलेज टिश्यू की और 3 तरह की कार्टिलेजेस के बारे में बात की जाती है। हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रो कार्टिलेज। इन्हें हम देखना चाहेंगे कि एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। मगर इससे पहले कि हम ये शुरू करें, आप ये जान लें कि कार्टिलेज टिश्यू में मस्कुलरिटी नहीं होती जैसे कि बोन में होती है। बोन के अंदर होते हैं न्यूरोवास्कुलर बंडल, लेकिन कार्टिलेज, खासकर कि हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज के पास ना तो नर्व्स होती हैं ना ही ब्लड वेसल्स। अब फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये एक एटिपिकल कार्टिलेज है, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो बोन की तरह हैं। जैसे कि इसके पास होते हैं नर्व्स और वेसल्स भी, न्यूरोवास्कुलर बंडल है। और एक और चीज अगर आपको याद हो, इसके पास होते हैं ज्यादातर टाइप 1 कोलेजन जो कि बोन में होते हैं, जबकि अगर आप नॉर्मली कार्टिलेज में देखें, चाहे वो हाइलिन इलास्टिक हो, तो वहां होने चाहिए टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स। तो इनकी तुलना में ये अलग है, इसीलिए एटिपिकल है और इसे हम थोड़ा सा अलग से भी डिस्कस करेंगे। अब आपने कहा कि कार्टिलेज नॉर्मली जो है वास्कुलर है, तो न्यूट्रिशन या फिर जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑक्सीजन का आना, CO2 का जाना, वो कैसे होगा? वो होता है डिफ्यूजन से। अब इससे पहले कि हम तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करें, सबसे पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं हाइलिन कार्टिलेज के बारे में। ये सबसे कॉमन कार्टिलेज है और सबसे कम पाई जाने वाली रेयर मोस्ट जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंटरमीडिएट है। तो सबसे कॉमन जो है हाइलिन कार्टिलेज, उसे हम यहां देख रहे हैं। इसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं क्योंकि टर्म है हाइलॉस, और ये हाइलॉस का मतलब क्या होता है? ग्लास लाइक, ट्रांसल्यूसेंट। अब जब आप कहते हैं ग्लास लाइक या कि ट्रांसल्यूसेंट, तब हम ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और हमारे को यहां पर फाइबर्स नजर नहीं आ रही। कौन सी फाइबर्स? वही जिनकी बात करी थी, टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स। तो अगर टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स यहां है तो हमें नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन कहने का मतलब, जो मैट्रिक्स की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो मैच करती है कोलेजन फाइबर्स से, और इसीलिए दोनों की अपीयरेंस जो है एक दूसरे से मर्ज हो जाती है और यहां पर ट्रांसल्यूसेंसी आ जाती है। और कोलेजन फाइबर्स, हम जानते हैं कि वो यहां प्रेजेंट हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, इनविजिबल हो जाती हैं। तो ये फिजिक्स की कहानी है कि जब दो चीजों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक जैसा हो तो दोनों मर्ज हो जाती हैं और फाइबर्स अब हमें नजर नहीं आ रही। इसी को हम कह रहे हैं हाइलॉस और ग्लास लाइक अपीयरेंस। इसके अलावा आप ये देखेंगे, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो बंचेस ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स हैं या कि आइलैंड्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। कहने का मतलब कि वो कुछ ग्रुप में एक साथ बैठे हैं, बंच ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, या कि कुछ टापू जैसा बना रहे हैं, आइलैंड्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये जानकारी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज से या इलास्टिक कार्टिलेज से, तब हमें ये मदद देगी। अब इसकी जो लोकेशन है उसको भी हमें याद करना होता है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज और ये आर्टिकुलर सरफेस बोन्स के लाइन कर रही है और वहां उन्हें स्मूथ बनाती है ताकि स्मूथ मूवमेंट हो पाए साइनोवियल जॉइंट्स पे, जैसे कि ये है शोल्डर जॉइंट। इसके अलावा भी काफी जगह है जहां पर हाइलिन कार्टिलेज मिलेगी और हमें उन्हें याद करना पड़ेगा। मगर फिलहाल हम चलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की तरफ। जैसा कि मैंने कहा, इलास्टिक कार्टिलेज जो है रेयर मोस्ट कार्टिलेज है तीनों में, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं ई क्यूब के द्वारा। ई से ई क्यूब, तो फिर इलास्टिक कार्टिलेज में ये ई क्यूब में पहला ई क्या है? एक्सटर्नल ईयर, जिसे हम कहते हैं पिन्ना, और दूसरा ई वो हो जाएगी यूस्टेशियन ट्यूब, और तीसरा ई यहां पर लिड ओवर लैरिंक्स एपिग्लॉटिस। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं, पर ये इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये डिफॉर्मेबल है और काफी ज्यादा इलास्टिक होती है। जैसे आप डिफॉर्म करोगे वापस अपनी शेप में आ जाती है, क्योंकि इसके पास एडिशनली होते हैं इलास्टिक फाइबर्स। आपको याद होगा कि इलास्टिक फाइबर्स को पहचानने के लिए हमें देखना होता है SSSB। तो ये SSSB क्या है? ये जो फाइबर्स हैं ये सिंगल हैं, अकेले चलते हैं, बंडल्स में नहीं चलते, और शॉर्ट होते हैं, लंबे नहीं होते,
और स्ट्रेट होते हैं, वेवी नहीं होते। ये हम कंपेयर कर रहे हैं कोलाजन फाइबर से। अब यहां पर कोलाजन फाइबर्स भी होंगी जिनका टाइप होगा टाइप 2 कोलाजन। तो वैसे तो ये हाइलिन कार्टिलेज की तरह ही है, पर एक डिफरेंस जो आता है वो ये है कि इसके पास एडिशनल इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। और वैसे ये कॉन्ड्रोसाइट्स आप देख पा रहे हैं, ये काफी कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे हाइलिन कार्टिलेज में। तो अब हम चलते हैं तीसरी टाइप में जो कि फाइब्रो कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज को फाइब्रो कार्टिलेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ज्यादा फाइबर्स हैं। फाइबर्स कौन से वाले फाइबर्स? वो हैं कोलाजन, लेकिन इस वक्त वो कोलाजन टाइप 1 होंगे और इसीलिए एटिपिकल कार्टिलेज हो गई। अब ज्यादा फाइबर्स हैं, कम कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। और इन कॉन्ड्रोसाइट्स का एक और तरीका है कि ये एक दूसरे के पीछे लाइन में चल रहे हैं, एक रो ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो जैसा हमने कहा कि रोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स एक दूसरे के पीछे लाइन बना के चल रहे हैं। अब ये अलग है जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज से, क्योंकि वहां पर वो बंचेस ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स थे, आइलैंड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स थे। प्लस एक और चीज आप देख रहे हैं, जो फाइब्रस टिश्यू है टाइप 1 कोलाजन, वो ज्यादा है यहाँ पे, तभी इसका नाम हो गया फाइब्रो कार्टिलेज। और आप देख पाते हैं कि कॉन्ड्रोसाइट्स के बीच बीच में ये फाइबर्स जो हैं अल्टरनेटिंग बैंड्स बनाती हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कोलाजन फाइबर्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं और वेवी होती हैं और ग्रुप ऑफ फाइबर्स होती हैं, जिन्हें हम अलग कर सकते हैं इलास्टिक फाइबर्स से, जो कि हमने कहा था SSSB होती हैं। और इनकी लोकेशन आप यहां देखें जैसे कि इंटरवर्टिबल डिस्क। ये एक्चुअली फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। शॉक एब्जॉर्बर मतलब कुशनिंग इफेक्ट देती है। कुशनिंग इफेक्ट जैसे ये एक वर्टिब्रा है और दूसरी वर्टिब्रा है, दोनों के बीच में आपने कुशन रख दिया जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। दो वर्टिब्रा एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, उनके बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर है। अब एक एग्जाम्पल आपने यहां दिया, कुछ और भी एग्जाम्पल दीजिए और वो हमें ढूंढने हैं। मगर एक चीज हमें मिली कि कोलाजन फाइबर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली डेंस हैं, तभी फाइब्रो कार्टिलेज नाम है इसका। और दूसरी चीज कि क्योंकि फाइबर्स ज्यादा हैं तो कॉन्ड्रोसाइट जो हैं कम होंगे और एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पे होंगे अगर आप कंपेयर करो इलास्टिक या हाइलिन कार्टिलेज से। मगर हम ये सब क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि एग्जामिनर आपको कोई भी स्लाइड्स दे देगा और पूछेगा कि इस तरह की कार्टिलेज कहां पाई जाती है। तो पहला काम यह है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सी वाली टाइप पूछ रहे हैं और फिर उसका याद रखना कि वो कहां कहां पाई जाती है। चलिए जल्दी से इनके रेफरेंसेस हम बना लेते हैं। यहां पर आप पाएंगे कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं हाइलिन कार्टिलेज के अंदर, वो बंच ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स या आइलैंड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स हैं और वो काफी एक दूसरे के पास में ही हैं। फाइबर्स थोड़ी कम है और ना केवल फाइबर्स कम है बल्कि वो तो नजर ही नहीं आ रही। तभी हम कहते हैं कि हाइलॉस एक ऑप्टिक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, बावजूद इसके कि यहां पर होंगी टाइप 2 कोलाजन, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही क्योंकि जो कोलाजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैट्रिक्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सेम है। अब जो इलास्टिक कार्टिलेज होती है वो भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है हाइलिन कार्टिलेज की तरह। यहां पर भी आपको कॉन्ड्रोसाइट्स मिल रहे हैं, बशर्ते कि वो इस तरह के बंचेस या आइलैंड्स बनाते हुए नजर नहीं आते। मगर यहां पर जो कोलाजन फाइबर्स होंगी वो नजर आएंगी क्योंकि यहां का मैट्रिक्स थोड़ा अलग है और कुछ एडिशनल फाइबर्स नजर आएंगी जिनके कारण इसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक फाइबर्स, जिन्हें कि आप अभी बना सकते हैं इस तरह से। अब आप कह रहे हैं कि ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, कैसे जाना? क्योंकि ये सिंगल होती हैं, ये शॉर्ट होती हैं और ये स्ट्रेट होती हैं और ब्रांचिंग फाइबर्स होती हैं। ये एडिशनली मिलेंगी कोलाजन टाइप 2 फाइबर्स के साथ। तो फिर आप फाइब्रो कार्टिलेज को कैसे पहचानेंगे? जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो लाइंस बना रहे हैं और रोज बना रहे हैं और इसके साथ साथ इनके बीच में काफी सारी मैट्रिक्स और कोलाजन फाइबर्स अल्टरनेट बैंड्स होते हैं जिन्हें आप यहां दिखा सकते हैं। ये जो टाइप 1 कोलाजन फाइबर्स होंगे, तो ये रहे अल्टरनेट बैंड्स जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स और कोलाजन फाइबर्स के बीच में है। और ये कोलाजन फाइबर्स इसलिए हैं क्योंकि आप कंपेयर करिए, ये छोटी नहीं लंबी हैं, ये सिंगल नहीं ग्रुप में रन करती हैं
और स्ट्रेट नहीं होती, वेवी बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं और ब्रांचिंग नहीं करती। फाइब्रो कार्टिलेज इसलिए नाम है क्योंकि ज्यादा फाइबर्स और कम कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। और अब हमें जो जानना है इनकी लोकेशंस, एक डायग्राम में हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं 3 तरह की कार्टिलेज दिखाई गई हैं और जो मोस्ट कॉमन होगी वो हाइलिन कार्टिलेज होगी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये होगा कि जितनी भी बोन्स हम अपनी बॉडी में देखते हैं अधिकतर वो आई हैं हाइलिन कार्टिलेज से। प्रोसेस होता है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। शुरुआत में हमारे पास केवल होती है हाइलिन कार्टिलेज। फीटल कार्टिलेज इज हाइलिन कार्टिलेज इन द बिगिनिंग। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है, एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में और बना देता है शाफ्ट ऑफ द बोन, डायाफाइसिस ऑफ द बोन। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ने जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में आया था उसने बनाया है डायाफाइसिस। अभी भी कुछ हाइलिन कार्टिलेज बाकी है एंड्स पर, और जैसे बेबी पैदा होगा आफ्टर बर्थ यहाँ आते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन और वो बना देते हैं एंड्स ऑफ द बोन, एपिफाइसिस। कुछ एपिफाइसिस एक एंड पे, कुछ एपिफाइसिस दूसरे एंड पर फिर भी आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत हाइलिन कार्टिलेज बाकी रह जाती है। उसे कहते हैं ग्रोथ प्लेट, जो कि एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में होती है, दोनों ही एंड्स पर होती है। और लाजमी है कि ग्रोथ प्लेट जो है वो हाइलिन कार्टिलेज होती है, मगर कुछ समय के बाद वो ग्रोथ प्लेट जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, उसकी जगह नई बोन आ जाती है जिसे कहते हैं मेटाफाइसिस। अब यहां आ जाएगा मेटाफाइसिस जो कि डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में होगा। फिर भी एक हाइलिन कार्टिलेज हमेशा रह जाती है जो कि एडल्ट्स में भी आपको मिलेगी और उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो किसी एक एडल्ट में हमें जो हाइलिन कार्टिलेज मिल रही है बोन में वो सिर्फ उसके एंड्स पर मिलती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पर, आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पर। ये जो नीले रंग में दिखाई गई कार्टिलेज है ये हाइलिन कार्टिलेज है। अब आप ऐसा कह रहे हैं तो ये जो हिस्सा ये एंड्स ऑफ द बोन है यहाँ पर होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज और वो कभी भी ऑसिफाई नहीं होती, हमेशा बनी रहेगी। नहीं तो जितनी भी हाइलिन कार्टिलेज शुरुआत में फीटल कार्टिलेज थी सारी की सारी बोन बन गई है। तो मैक्सिमम बोन्स जो है हमारी वो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से आई, सारी हाइलिन कार्टिलेज बोन बन गई, सिर्फ एक जगह पर बच गई एंड्स ऑफ द बोन, उसको स्मूथ रखती है। सर्वाइकल जॉइंट पे मूवमेंट स्मूथ हो ताकि एक यहां मिलेगी और एक वहां दूसरे एंड पर भी मिलेगी। आप देखें यह है ह्यूमरस बोन और ह्यूमरस बोन में एक हेड के ऊपर लाइन कर रही है और एक कॉन्डाइल्स के ऊपर लाइन कर रही है। अदरवाइज सारी की सारी हाइलिन कार्टिलेज बदल चुकी है बोन में, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। इवन जो ग्रोथ प्लेट आपको मिलती है बढ़ते हुए बच्चों में वो भी अब चेंज हो चुकी है, मेटाफाइसिस में बोन बन चुकी है वो भी। तो जितनी भी नीली चीजें आप यहां देख रहे हैं वो आर्टिकुलर कार्टिलेज ही है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये कॉस्टल कार्टिलेज जो रिब में है वो भी हाइलिन कार्टिलेज है। ये रिब हो चाहे वर्टिब्रा हो, सारी की सारी एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से आती हैं, मगर रिब्स का जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो अभी भी ऑसिफाई नहीं है। तो कौन सी कार्टिलेज होगी? वो भी होती है हाइलिन कार्टिलेज ही। एक और एग्जाम्पल हाइलिन कार्टिलेज का बॉडी में लीजिए, रेस्पिरेटरी ट्यूब, जो कि नाक से शुरू होती है और नाक से शुरू होकर वो चली जाती है फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस में। तो रेस्पिरेटरी ट्यूब का जितना भी हिस्सा है वो भी हाइलिन कार्टिलेज ही है, पर कुछ एक्सेप्शन जरूर आ जाते हैं। और क्या एक्सेप्शन आते हैं वो आप अभी नोट कर लें, जैसे कि एपिग्लोटिस, द लिड ओवर लैरिंक्स, ये एक्चुअली इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इलास्टिक कार्टिलेज का मैंने आपको एक निमोनिक दिया था ई क्यूब, क्या आप बताएंगे ई क्यूब में पहला ई क्या था? वो है एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। तो दूसरा ई क्या था? वो यूस्टेशियन ट्यूब। और तीसरा ई क्या था? वो था एपिग्लोटिस। तो ये है आपका निमोनिक ई फॉर ई क्यूब, इलास्टिक कार्टिलेज, एक्सटर्नल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब और एपिग्लोटिस। कुछ और आपको मैं इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जाम्पल याद कराना चाहूंगा। ये जो लैरिंक्स है वो हाइलिन कार्टिलेज है, पर अगर आप पीछे से देखें तो कुछ हिस्सा जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। चलिए लैरिंक्स को पीछे से देखते हैं। पीछे से आप देख पाएंगे एक होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स और क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर दो रखी होती हैं एरिथनॉइड कार्टिलेज। अब वो क्रिकॉइड हो एरिथनॉइड हो, ये लैरिंक्स है तो हाइलिन कार्टिलेज हुई, मगर
फिर जब आप नोटिस करेंगे जो टिप ऑफ एराकिनॉइड कार्टिलेज है वो हाइलिन नहीं है, वो एक्चुअली इलास्टिक कार्टिलेज है। उसके ऊपर दो और इलास्टिक कार्टिलेज रखी हुई हैं जिनका नाम होता है कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। तो लैरिंग्स में आपको 3 जगह मिल गई जहां पर आपको मिल रही हैं इलास्टिक कार्टिलेज। अब आपको 6 एग्जाम्पल याद हो गए इलास्टिक कार्टिलेज के। एक तो वो ई क्यूब हो ही गया 3 और हो गई 6, और एक 7वां एग्जाम्पल आप याद कर लें, टिप ऑफ द नोज। भले हमने कहा कि नोज में हाइलिन कार्टिलेज है, लेकिन टिप ऑफ द नोज में होती है इलास्टिक कार्टिलेज। तो 7 एग्जाम्पल इलास्टिक कार्टिलेज के। ये बहुत ही रेयर टाइप की है और हो सकता है कि इसके अलावा कोई एग्जाम्पल बॉडी में होता ही ना हो। तो बची कौन सी? बचती है अब फाइब्रो कार्टिलेज। तो फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? फाइब्रो कार्टिलेज जो है एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही है, बोन्स के बीच में होगी तो अक्सर जॉइंट्स में पाई जाएगी। जैसा कि हमने कहा था इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 वर्टिब्रा के बीच में। ये लाल रंग का डायग्राम यहां नजर आ रहा है। ये होती है प्यूबिस सिम्फाइसिस पर भी। तो 2 जगह आपने शॉक एब्जॉर्बर लगा दिए, कहीं और लगाना चाहते हैं? हाँ, कुछ एक साइनोवियल जॉइंट्स में भी होती है, जैसे कि नी मेनिस्कस। अच्छा, नी मेनिस्कस मतलब कि फीमर और टिबिया के बीच में, ताकि 2 बोन्स आपस में कुशनिंग इफेक्ट आ सके, एक शॉक एब्जॉर्प्शन आ सके। बिल्कुल सही। लैटरल मेनिस्कस हो चाहे मीडियल मेनिस्कस, वो फाइब्रो कार्टिलेज से ही बने होते हैं। मैंने आपसे कहा था फाइब्रो कार्टिलेज जो होती है वो बोन की तरह के फीचर होती है। बोन की तरह ही उसमें होते हैं कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स, और बोन की तरह ही उसमें होती है न्यूरोवास्कुलरिटी भी, और बोन्स के ही बीचों बीच ये पाई भी जा रही है। और एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होते हैं या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होते हैं, इनके पास होती है आर्टिकुलर डिस्क, और वो आर्टिकुलर डिस्क भी एक शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। यहां से क्लेविकल आ रही है, स्टर्नम के बीच में होंगे आर्टिकुलर डिस्क, यहां से टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन के बीच में होंगे आर्टिकुलर डिस्क। तो आर्टिकुलर डिस्क भी इन जॉइंट्स के अंदर जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, और फाइब्रो कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको फाइब्रो कार्टिलेज के भी याद करने हैं। चलिए अब तीनों को ही रिवाइज कर लेते हैं एक टेबल में। पहले तो आप देखिए कि मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो हाइलिन कार्टिलेज है। तो फिर रेयर मोस्ट कौन है? वो है इलास्टिक कार्टिलेज, और इतनी कम कि हमने इसके लिए एक निमोनिक किया था ई क्यूब। ई क्यूब से आपको मालूम है एक्सटर्नल ईयर यूस्टेशन ट्यूब एपिग्लॉटिस। तो ई क्यूब क्या है? अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ बात करी थी टिप ऑफ द नोज और टिप ऑफ द रेटिनॉइड। इसमें एक चीज और ऐड हो गई, ये लारिंक्स से ही कार्टिलेज है, टिशिएट कार्टिलेज। ये भी इलास्टिक होती है, और ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज के भी और ऊपर की तरफ होती है। तो फिर ये सी स्क्वायर क्या है? ये रही कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। सबसे नीचे होती है कॉर्निकुलेट, उसके ऊपर होती है क्यूनिफॉर्म, उसके ऊपर होती है टिशिएट कार्टिलेज, और तीनों ही कार्टिलेजेस जो लैरिंक्स में हैं पीछे की तरफ से क्लियरली दिखती हैं, ये सारी इलास्टिक कार्टिलेज हैं। और इलास्टिक कार्टिलेज के और ज्यादा एग्जाम्पल तो किसी किताब में मिलते भी नहीं, ये रेयर मोस्ट कार्टिलेज है। तो फिर फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में क्या ख्याल है? वो एक इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, मगर उससे पहले आप ये जानते हैं कि ये एटिपिकल कार्टिलेज है और इसमें टाइप 1 कोलाजन होते हैं प्रीडोमिनेंटली। अच्छा, जैसे कि बोन के पास, हाँ, जबकि इन दोनों में होते हैं टाइप 2 कोलाजन, और इनके पास न्यूरोवास्कुलर बंडल नहीं होता, इसके पास होता है न्यूरोवास्कुलर बंडल जैसे कि बोन के पास। और एक और चीज आप नोटिस करें, यहां पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है। अब फाइब्रो कार्टिलेज के पास पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, लेकिन इलास्टिक हो चाहे वो हाइलिन हो, उसके पास पेरिकॉन्ड्रियम होगा, सिवाय एक चीज के जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि अक्सर हाइलिन कार्टिलेज होती है, उसके पास भी पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जो है अक्सर क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज के पास हमेशा पेरिकॉन्ड्रियम होगा, मगर अगर आप बात करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज की, वहां पर नहीं होता। ये सारे के सारे एमसीक्यूज ही हैं, और जितना हो सके आप इन्हें प्रैक्टिस करें। तो फिर ये फाइब्रो कार्टिलेज जो शॉक एब्जॉर्ब का काम कर रही है, वो कहां मिलेगी? अक्सर बोन्स के बीचों बीच, जैसे कि आपने 3 एग्जाम्पल पहले ही देखे थे, जिनमें एक था इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्रा के बीच में, और आर्टिकुलर डिस्क जैसे कि हमने कहा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हो, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो, बोन्स के बीच में, और नी मेनिस्कस जो कि फीमर बोन और टिबिया बोन के बीच में है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल होंगे जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। तो फिर ये जो हाइलिन कार्टिलेज के एग्जाम्पल हैं, ये तो मोस्ट कॉमन है। हमने कहा था शुरू में बेबी के पास होती है फीटल कार्टिलेज जो होती है हाइलिन कार्टिलेज,
अब बाद में एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से वो बना देती है बोन्स हमारी बॉडी की, पर कुछ जगह पर ये अभी बचती है। जैसे अगर एक ग्रोइंग बेबी है तो ग्रोथ प्लेट पे अभी भी हाइलिन कार्टिलेज होती है, भले ही बाद में वो ऑसिफाई हो जाएगी और बन जाती है मेटाफाइसिस। और जब हम आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात करते हैं जो बोन के एंड्स पे होती है, उसे स्मूथ रखती है सर्वाइकल जॉइंट की स्मूथ मूवमेंट के लिए, वो भी होती है हाइलिन कार्टिलेज। फिर हमने कहा था कि रेस्पिरेटरी ट्यूब नाक से शुरू होकर लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस तक सारी हाइलिन कार्टिलेज है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे। और वो एक्सेप्शन जैसे हमने कहा टिप ऑफ द नोज या फिर एपिग्लॉटिस या फिर लैरिंक्स को पीछे से देखिए और आपको मिलेंगे टिप ऑफ द रेटिनॉइड। और इसके अलावा भी लैरिंक्स में जब आप पीछे से देखेंगे तो वो क्यूनिफॉर्म हो, कॉर्निकुलेट हो या ट्रीशिएट कार्टिलेज हो, इनमें भी होती है इलास्टिक कार्टिलेज। तो रेस्पिरेटरी ट्यूब वैसे तो हाइलिन कार्टिलेज है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। और कॉस्टल कार्टिलेज जैसे हमने कहा कि रिब हो चाहे वर्टिब्रा हो, वो बनती है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से, लेकिन रिब का जो आगे का हिस्सा है वो अभी भी ऑसिफाई नहीं हुआ है और वो कभी ऑसिफाई होता भी नहीं, और उसे हम हाइलिन कार्टिलेज के रूप में ही देखते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज। अब ये सारी जानकारी आपके पास आ गई। एक प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइब्रोकार्टिलेज कहाँ मिलती है, और आप बड़ी ही शीघ्र इसका उत्तर निकाल लेंगे। अब जब आपको उत्तर आ ही गया है, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर है, अगर आपको ध्यान हो तो इंटरवर्टिबल डिस्क आपने लगाया, मगर क्या आप जानते हैं कि कॉस्टल कार्टिलेज जो रिब के साथ है या नेजल सेप्टम, ये कौन सी वाली वैरायटी है? इसको तो हम जानते हैं दोनों की दोनों होंगी हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा, तो फिर हमें बताएं ऑडिटरी ट्यूब के बारे में क्या ख्याल है। ये यूसेशन ट्यूब है और इलास्टिक कार्टिलेज है। तो फिर आपने कहा कि इलास्टिक कार्टिलेज रेयर होती है, हाँ, और हमारा उत्तर रहेगा इंटरवर्टिबल डिस्क। इसके अलावा आप आर्टिकुलर डिस्क की बात कर सकते हैं, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं नी मेनिस्कस की भी। ये सारी की सारी फाइब्रोकार्टिलेज ज्यादा फाइबर्स और कार्टिलेज सेल्स कम होते हैं, और ये एटिपिकल कार्टिलेज होती है। इसके काफी फीचर्स बोन से मैच करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक सवाल, जो कि हमें एक स्लाइड दिखाई जा रही है और पूछा जा रहा है कि कहाँ पाई जाएगी। पहला काम तो यह है कि पता करें कि कौन सी वाली है, क्या ये हाइलिन है, इलास्टिक है, या कि फाइब्रोकार्टिलेज। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये आइलैंड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स हैं और ग्लासी अपीयरेंस है यहाँ पर, हाइलोस अपीयरेंस। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो हाइलिन कार्टिलेज है ये? हाँ, फाइबर्स नजर नहीं आ रहे, हाइलिन कार्टिलेज। अब जब आपने ऐसा कहा, तब तो मैं बड़ी जल्दी ही अपना उत्तर ढूंढ निकालूंगा। हाँ, तो बताइए कौन सा उत्तर है आपका? ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क थी, ये तो फाइब्रोकार्टिलेज होती है। हाँ, सही कहा आपने, मगर ये फाइब्रोकार्टिलेज तो नहीं है। तो आर्टिकुलर डिस्क जो होती है, जैसे कि हमने देखा था टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये भी तो फाइब्रोकार्टिलेज ही होती है। हाँ, आपने सही कहा। तो फिर तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट जो होती है, ये ग्रोथ प्लेट का दूसरा नाम है, और अगर आपको याद हो ग्रोथ प्लेट ग्रोइंग चिल्ड्रन में, तो फिर वो होती है हाइलिन कार्टिलेज। और इस तरह से आपके पास अपना उत्तर आ जाता है कि ग्रोथ प्लेट या एपिफाइजल प्लेट ही की अपीयरेंस ऐसी होगी, हाइलिन कार्टिलेज वाली। तो फिर पिन्ना के बारे में क्या ख्याल है? पिन्ना हो चाहे वो या यूस्टेशियन ट्यूब हो या एपिग्लॉटिस हो, ई क्यूब हमने कहा था, तो फिर एक्सटर्नल ईयर है ये, और चूंकि एक्सटर्नल ईयर ये है, इसलिए इसके पास होगी इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये है इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये स्लाइड जो है वो हाइलिन कार्टिलेज की है, इसलिए हम इसका उत्तर रखेंगे एपिफाइजल प्लेट। यहां पर हो सकता था आर्टिकुलर कार्टिलेज भी, यहां पर हो सकता था कॉस्टल कार्टिलेज भी। चॉइस सी हमारा यहां पर उत्तर रहेगा।